दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम नोडल एनालिसिस को समझ रहे थे। मैंने आपको डायरेक्ट नोडल इक्वेशन लिखना सिखाया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जिसमें जो रेफरेंस वोल्टेज होती है वो जीरो ना लेके हम कुछ और ले लेते हैं, या वो सिचुएशन जहां पे सुपर नोड आ जाती है, उन केसेस में डायरेक्ट नोडल की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उसको जरा समझिए। जरा देखिए दोस्तों, कई बार सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सर्किट है, मैं पहले सिंपल ले रहा हूं, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 5 एम्पियर, 10 ओम, 10 ओम और ये मान लीजिए 5 ओम है, ठीक है। ऐसा कोई सर्किट दे दिया है और आपको ये गिवन है कि यहां की वोल्टेज 20 वोल्ट है। आपको ये वोल्टेज बतानी है। क्वेश्चन में ये दे दिया कि VB बताओ, फाइंड VB। आपको B पॉइंट की वोल्टेज बतानी है। या एक और क्वेश्चन भी दे दिया जाए कि भाई ये I0 ये भी बताओ, ये करंट बताओ कितना आएगा, इस करंट की वैल्यू भी बताओ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इस बार आप रेफरेंस मान नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक जंक्शन की वोल्टेज पहले से ही दे दी है। किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन की वोल्टेज अगर सर्किट में दे दी जाए तो आपको रेफरेंस मानना नहीं होता है, वो फिक्स हो जाती है वोल्टेज। जैसे यहां पे 20 वोल्ट दे दी इस जंक्शन की वोल्टेज, तो इसका मतलब 20 वोल्ट फिक्स हो गई है। अब आप मान नहीं सकते हो 0 वोल्ट कहीं पे भी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 20 वोल्ट हो गया, इसको मैं VB मान रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास VB हो गया। तो अब हमें सबसे पहले VB को कैलकुलेट करना है। एक बार VB कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम I0 वगैरह को निकाल लेंगे। और VB के लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले VB का कोएफिशिएंट बताओ। एक ही अननोन है भाई यहां पे, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया और ये हमारा अननोन हो गया। तो बताओ VB का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 1/5 तो इधर का आ गया, 1/5 इधर का आ गया और इधर करंट सोर्स आ गया तो उसको लिखेंगे नहीं भी कुछ भी, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/5 और बराबर की इधर एंटरिंग करंट। एंटरिंग करंट क्या होगा जरा देखो, इधर देखो। अब एंटरिंग करंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां की वोल्टेज अब 0 नहीं है, यहां की वोल्टेज 20 वोल्ट है। और हमेशा याद रखिए, अगर जंक्शन पे कोई कांस्टेंट वोल्टेज अगर आ रखी है ना, तो वो अपने से अवे भेजती है करंट को। मैं फिर से बोल रहा हूं, जंक्शन पे अगर कोई कांस्टेंट वोल्टेज आपको नजर आ रही है, वो हमेशा अपने से अवे वोल्टेज को, करंट को भेजती है, अपने से अवे करंट को भेजती है। तो जैसे कि देखो इस ब्रांच में देखते हैं एंटरिंग करंट क्या होगा इस जंक्शन में, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच। इसमें तो करंट सोर्स ही आ गया भाई, तो करंट सोर्स तो सीधा 5 एम्पियर एंटर करा देगा। वो तो कुछ एक तरह से वो तो फिक्स ही है भाई। अब आइए इधर देखो, ये जो 10 वोल्ट है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब करंट को एंटर कराएगा कितना? 10 डिवाइड बाय 5, 2 एम्पियर एंटर कराएगा। लेकिन इस जगह पे 0 नहीं है, इस जगह 20 है। और ये भी क्या करेगी, ये भी इस ब्रांच में करंट को अभी भेजेगी। इसका मतलब है ये भी एंटर कराएगी इस ब्रांच में करंट 20 वोल्ट, और ये जो 10 वोल्ट है ये भी एंटर कराएगा। तो टोटल कितना एंटर कराएंगे बताओ? 30 वोल्ट एंटर कराएगा। 10 की वजह से एंटर करेगा और ये जो 20 है इसकी वजह से भी तो अभी जाएगा करंट इधर है। तो इसका मतलब टोटल 30 डिवाइड बाय 5, 6 एम्पियर जो है वो इधर से एंटर करेगा। अब आइए इस ब्रांच में यहां की वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है। यहां की वोल्टेज 20 वोल्ट है और ये अपना करंट को अभी भेजेगी। इसका मतलब इस जंक्शन में एंटर कराएगी ये 20 वोल्ट। पॉइंट को समझिए भाई, जो पॉजिटिव वोल्टेज होती है किसी भी जंक्शन पे, वो हमेशा अवे भेजती है करंट को। तो इस ब्रांच में अवे भेजेगी कितना? 20 डिवाइड बाय 5, 4 एम्पियर जो है ये आपका एंटर होगा इधर से। इस तरह से आप सीधा VB को कैलकुलेट कर सकते हो। तो VB की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी, ये देखो टोटल कितना हो गया 15 और ये 2/5, ठीक है। तो 15 × 5 डिवाइड बाय 2, ये वोल्ट हमारा VB का आ जाएगा। सीधा इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो नोडल की, ठीक है।
और जरा देखिए, कई बार क्या होता है, दो जंक्शन के बीच में एक डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स आ जाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। ठीक है, देखिए कैसे। सोचिए कोई इस तरह का सर्किट है, ये आपको दे दिया 5 एम्पियर, ये 10 ओम, 40 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है भाई, ऐसा कुछ दे दिया है और आपको ये दे रखा है कि यहां की वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। ये एक जंक्शन ना, यहां की वोल्टेज 10 वोल्ट दे दी है। तो अगर यहां पे 10 वोल्ट दे दिया तो आप रेफरेंस कहीं नहीं मान सकते हो, आप इसी को रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। आप 0 वोल्ट नहीं ले सकते हो कहीं पे। ठीक है, ये ध्यान देना भाई। तो अब यहां पे आपको 10 वोल्ट दे दिया है, आपसे पूछा है बताओ ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा, I नोट, फाइंड I नोट। अब सबसे पहले जंक्शन देखो कितने हैं। एक जंक्शन तो यही हो गया भाई, और इसकी वोल्टेज आपको गिवन है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो दो जंक्शन जो है ना, इनके बीच में डायरेक्ट एक वोल्टेज सोर्स आ गया बिना किसी रेजिस्टेंस के। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, सुपर नोड। ये नोड और ये नोड मिलके एक ही नोड बनाएंगे, सुपर नोड बनेगा। तो जो सोर्स यहां पे लगा हुआ है उसके नेगेटिव साइड आप वोल्टेज मान लिया करो। जो नेगेटिव साइड है, इस साइड हमने VA मान लिया, तो इस साइड क्या वोल्टेज आएगी, अगर आप इधर से इधर चलोगे तो जुड़ जाएगा सीधा सीधा, तो VA + 10 हो जाएगा। इसका मतलब है इस जंक्शन में भी VA है और इस जंक्शन में भी VA है। ध्यान से देखो, दोनों में VA है, दोनों में सेम ही अननोन है, अननोन एक ही रहा। ध्यान से देखिए, बेशक दो जंक्शन आए, दो अननोन जंक्शन आए, लेकिन क्योंकि उनके बीच में डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स आ गया, तो इसका मतलब ये सुपर नोड बन जाएगा। नेगेटिव साइड अगर आप VA मानते हो तो सीधा इसको जोड़ दो, इस साइड क्या बन जाएगा, VA + 10। VA अननोन ही इधर बैठा है, VA अननोन ही इधर बैठा है। तो जब आप नोडल की इक्वेशन लिखोगे, तो जब आप इस जंक्शन पे लिख रहे होगे, उसी की कंटिन्यूटी में आपको इस पे भी लिखना होगा। इसका मतलब है ये एक सुपर नोड बन जाएगा भाई। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये एक सुपर नोड बन गया है। जब भी दो जंक्शन के बीच एक डायरेक्ट कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए तो सुपर नोड बन जाता है। अब ऐसे केस में डायरेक्ट नोडल इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको जरा समझिए। डायरेक्ट नोडल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अननोन हमारा यहां है, यहां से शुरू करते हैं, VA का कोफिशिएंट देखते हैं। तो VA का कोफिशिएंट इधर जो इससे कनेक्टिंग ब्रांचेस हैं उन सब का रेजिस्टेंस को 1 में करके लिख दो। इधर देखो तो इधर का रेजिस्टेंस है 10, तो 1/10 लिख दो, प्लस इधर का रेजिस्टेंस है 10, लेकिन करंट सोर्स आ गया तो ये नहीं लिखेंगे। यहां से सीधा यहां पे आ जाओ अब, क्योंकि ये पूरा एक सुपर नोड है। ठीक है, उसी इक्वेशन में लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे VA यहां पे VA है ना, तो इसलिए जो इक्वेशन यहां से शुरू की थी उसमें यहां पे आ जाओ फिर एकदम से, और यहां पे जो ब्रांच है उनके रेजिस्टेंसेस को भी लिखो। तो क्या बनेगा, 1/10 ये और 1/10 ये। आप समझिए भाई कैसे लिखा है मैंने VA का कोफिशिएंट। ठीक है, सिर्फ इधर वाला नहीं लिखने हैं दो, इसके साथ ये भी तो सुपर नोड है, यहां पे भी तो VA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपके उसी इक्वेशन में आएंगे, 1/10 ये और 1/10 ये। ठीक है, और बराबर के इधर क्या आएगा, एंटरिंग करंट। अब एंटरिंग करंट बड़े ध्यान से देखना है। देखो इस ब्रांच में, इस जंक्शन में एंटरिंग करंट निकालना है, और ये जंक्शन अकेला नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बताओ इस जंक्शन में एंटरिंग करंट इधर से देखते हैं, इस ब्रांच में क्या आएगा, ये 40 की वजह से लीव करेगा, और यहां की वोल्टेज क्या है 10, ये 10 पॉजिटिव वोल्टेज है, ये लीव कराएगी, ऊपर की तरफ भेजेगी, अवे भेजेगी। तो इसका मतलब 40 की वजह से इस ब्रांच में करंट लीव कर रहा है, और इस नीचे वाले 10 की वजह से एंटर कर रहा है। तो नेट क्या हो जाएगा, 40 और 10 का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 30 अवे। 40 अवे था और 10 एंटर था, है ना, तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो 30 अवे बनेगा। तो 30 वोल्ट अवे होगा, और 30 डिवाइड बाय 10 कर दो तो 3 एंपियर जो है वो अवे आएगा, तो -3 लिख देता हूं। ध्यान से समझिए। अब आइए यहां पे करंट सोर्स ही आ गया, और ये करंट सोर्स एंट्री कराएगा इसमें, तो 5। तो इधर का हमने दोनों लिख दिया। अब यहां से यहां पे आओ भाई, इसको छोड़ना नहीं है, यहां से यहां पे आ जाओ सीधा। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या होगा, जरा देखो, यहां पे 10 है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जरा देखते हैं, यहां पे ये जो 20 है ये आपका क्या कराएगा, एंटर, और ये जो 10 है ये भी अपना एंटर कराएगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज हमेशा अपने से अवे भेजती है करंट को। तो यहां पे 10 की वजह से अवे जाएगा, इस 20 की वजह से भी अवे जाएगा, लेकिन इस जगह पे ये भी तो 10 बैठा हुआ है कांस्टेंट, ये जो 10 है ये अपना अवे भेजेगा। समझिए, इस 10 को क्यों भूल रहे हो भाई, इस 10 को भी याद रखना है।
तो देखो ये 10 अवे, ये 20 भी, ये 10 एंटर कराएगा, ये 20 भी एंटर कराएगा, बट ये जो 10 है ये लीव कराएगा। तो आप सोचिए ये जो 10 है ये लीव करा रहा है और ये जो 10 है ये एंटर करा रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट तो खत्म ही हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से यहां से लीव करेगा और इसकी वजह से एंटर करेगा, तो ये 10 एंटर करा रहा है, 10 लीव करा रहा है, केवल इफेक्ट किसका आएगा, 20 का आएगा अब यहां पे। तो 20 डिवाइड बाय 10 कर दो, 2 एम्पियर जो है एंटर करेगा। इस चीज को समझ लो भाई, ठीक है, 2 एम्पियर एंटर करेगा। नेक्स्ट आइए इधर, इधर देखो यहां पे 10 है, 10 की वजह से एंटर कराएगा, और लेकिन यहां पे भी तो 10 है, ये कांस्टेंट वोल्टेज यहां पे भी तो है, ये जो 10 है ये लीव कराएगा, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वजह से एंटरिंग करंट इस ब्रांच में क्या आएगा, 0, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। तो सीधा सीधा यहां से हमारे पास VA आ जाएगा, VA विल बी इक्वल टू, ये 3/10 बनेगा, और यहां से अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा, 4, तो 40/3 आ जाएगा। VA की वैल्यू जो है वो 40/3 आ जाएगी। VA हमें पता चल गया 40/3, ठीक है। अब करंट तो हमें ये निकालना है भाई, ये करंट कैसे आएगा, इस करंट को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सोचिए, ये हमें पता चल गया 40/3, तो इधर का करंट हमें पता है 40, अगर इधर का करंट आ जाए नीचे की तरफ, रिजल्टेंट करंट अगर नीचे की तरफ निकाल देंगे तो यहां पे KCL लगा देंगे, सही बात है भाई। इधर से तो 5 है, यहां की वोल्टेज हमें पता है, अगर ये करंट नीचे की तरफ आ जाएगा, नेट करंट की बात हो रही है अब, ठीक है, इस ब्रांच का नेट करंट अगर हमें पता चल जाएगा तो यहां पे KCL लगा के हम I0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेट करंट कैसे निकालेंगे, देखो एंट्रिंग करंट और ब्रांच करंट दो डिफरेंट चीजें हैं। एंट्रिंग करंट तो अकेला ब्रांच की वजह से देखा जाता है कि ब्रांच में क्या सोर्सेज लगे हैं, उनकी वजह से कितना एंट्रिंग करंट होगा, बाकियों को नहीं देखा जाता। लेकिन जो ब्रांच करंट है वो तो सारे सोर्सेज की वजह से होता है। तो अभी हमें यहां पे जो ये करंट निकालना है, ब्रांच करंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि VA आ गया, VA के लिए चाहिए था हमें एंट्रिंग करंट, VA एक बार आ गया तो उसके बाद ये ब्रांच करंट निकाल लो। ये करंट हमें पता है, उसमें से माइनस कर देना, I0 आ जाएगा, KCL लगा देंगे ना यहां पे। तो आप बताओ नीचे की तरफ ब्रांच करंट क्या आएगा, यहां की वोल्टेज VA प्लस 40, क्योंकि माइनस से प्लस आ रहा हूं तो प्लस 40 लिखूंगा, और जैसे यहां पे पहुंचा यहां की वोल्टेज को माइनस कर दो, VA प्लस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई ये जो रेजिस्टेंस है 10, ये कर दो, ठीक है, और VA की वैल्यू जो है वो पुट कर दो भाई, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, ये डाउनवर्ड करंट आ जाएगा। अब इस जंक्शन पे KCL लगा दो यहां पे, तो ये लीविंग करंट है, ये एंट्रिंग करंट है, और ये भी लीविंग करंट है। तो आप ये कह सकते हो I0 करंट जो लीविंग है प्लस ये वाला करंट बराबर की इधर एंट्रिंग करंट 5 एम्पियर, ठीक है। अब VA की वैल्यू पुट कर दो, I0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सही है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे सुपर नोड आ जाती है, तो सुपर नोड से डरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन वहां पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा फास्ट बनिए भाई। चलिए, अब सुपर नोड कई बार डिपेंडेंट सोर्सेज से भी बन जाती है, जरा देखिए कैसे। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट सोर्स से सुपर नोड बनती है, अगर कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए तो भी हम, लेकिन डायरेक्ट होना चाहिए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सोचिए मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, सोचिए ऐसा सर्किट दे रखा है और यहां की वोल्टेज को दे दिया है 30 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, 10 ओम 10 ओम 20 ओम 20 ओम 5 एम्पियर एंड दिस इज 10 I1, और ये जो करंट है ये I1 है, इस ब्रांच करंट पे ये डिपेंड कर रहा है। यहां की वोल्टेज दे दी है 30 वोल्ट। आपको क्या बताना है, आपको बताना है पावर एब्जॉर्ब्ड बाई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको बताना है। तो अब ऐसे केस को कैसे सोल्व करेंगे, जरा देखिए जंक्शन देखो, एक जंक्शन तो ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, और एक जंक्शन ये हो गया। इसमें ये दे रखी है वोल्टेज, आपको किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन की वोल्टेज दे दी जाए तो आप रेफरेंस नहीं मान सकते हो, फिर उसी वोल्टेज को फिर रेफरेंस मानना पड़ेगा। इसका मतलब 30 वोल्ट ही हमारा रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, तो इसको मैं VA लिख देता हूं, माइनस वाली साइड मैंने VA लिख दिया, तो इस साइड क्या बन जाएगा, VA प्लस 10I, और ये क्या बन गया, ये इसके साथ सुपर नोड बन गया भाई, ठीक है, ये इसके साथ सुपर नोड बन गया। आई होप आपको समझ आया ये। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे भाई, नोडल की इक्वेशन। तो बताइए VA का क्वेश्चन क्या आएगा, आप लोग इस वीडियो को रोक के अपनी इक्वेशन लिखो, ठीक है, तभी तो फास्ट बनोगे यार, ठीक है।
कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो पता नहीं क्या बता दिया आपने, ठीक है। तो बहुत फास्ट तरीका है ये, इतना जल्दी है कि फटाफट लिख लोगे आप, ठीक है, समय बचेगा आपका। तो जरा बताइए VA का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? VA का क्वेश्चन बताओ, 1/10 इधर 1/10 इधर, तो 2/10 लिख देता हूं सीधा सीधा, अलग अलग करके क्यों लिखना, 2 स्टेप माइंड में सोल्व किया करो, ठीक है। 1/10 प्लस 1/10, फिर इसी की क्वांटिटी में यहां पे आ जाओ, क्योंकि इधर भी VA है और इधर भी तो VA लिखा हुआ ना, तो इसी की क्वांटिटी में इधर आ जाओ, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/10, ये 1/20 नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स आ गया प्लस 1/20 के, प्लस 1/20 आ गया, ठीक है। बराबर के इधर क्या आएगा? एंटरिंग करंट। एंटरिंग करंट देखो, अब देखो यहां से यहां पे 30 वोल्ट है, ध्यान रखना, और यहां पे कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, ये वेरिएबल है बस ये तो ये 30 जो है ये अपनी इसकी वजह से करंट अभी भेजेगा, ये 30 की वजह से करंट इधर जाएगा, और वो जो करंट है वो इस जंक्शन में एंटर करेगा। कितना होगा? 30/10, 3 एंपियर इधर से एंटर किया। अब आइए यहां पे है 30 वोल्ट, ये अपनी वजह से करंट इधर भेजेगा, और ये 10 जो है ये भी इधर ही भेजेगा। तो टोटल कितना हो गया? 30 और 10 40, 40/10, 4 एंपियर और एंटर करेगा इधर से, ठीक है। अब यहां से सीधा यहां पे आ जाओ, ये जो 5 एंपियर है तो फिक्स ही हो गया, जिस ब्रांच में करंट सोर्स आ जाता है उसमें तो समझ लो करंट फिक्स ही हो गया ना, और ये करंट लीव करेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? -5, यहां पे आ जाएगा -5, ठीक है भाई, ये आपका -5 आ गया। अब आइए यहां पे सोचना है भाई, अब जरा देखो यहां पे है 30, तो 30 जो है वो तो एंटर कराएगा इस जंक्शन में, लेकिन यहां पे एक 10i1 करंट भी तो है, VA तो खैर हमारा वेरिएबल हो गया, 10i1 भी तो है, और 10i1 क्या करेगा? वो अवे भेजेगा नीचे की तरफ, 30 की वजह से एंटर करेगा और 10i1 की वजह से लीव करेगा इस जंक्शन में जो करंट है वो कितना? 30 की वजह से देखते हैं पहले, 30/20, तो 3/2 जो है वो तो एंटर करेगा, और 10i1/20, 10i1 ये हो गया और 20 ये हो गया, इसकी वजह से लीव करेगा, -10i1/20, तो i1/2 हो जाएगा। ये समझ आया भाई? तो जरा देखिए कैसे मैंने डायरेक्ट नोडल की इक्वेशन लिखी है। ये जो 30 है ये अपना करंट अभी भेजेगा, इसका मतलब इस जंक्शन में एंटर कराएगा, ये कितना? 30/20, ठीक है, 3/2, 3/2 जो है वो एंटर करेगा, और 10i1/20 कर दो, इसका मतलब i1/2 जो है वो ये जो सोर्स है ये लीव कराएगा। आई होप आपको समझ आया। तो इस तरह से इक्वेशन लिख दी हमने। अब सुनो, अब हमें i1 को पुट करना पड़ेगा। i1 क्या है? i1 इस ब्रांच का नेट करंट है, इस ब्रांच का नेट करंट है i1, सारे सोर्सेज की वजह से नेट करंट है i1 नीचे की तरफ। तो एक काम करता हूं, यहां पे मैं i1 नेट करंट निकाल लेता हूं ऊपर से नीचे का, क्योंकि आप ऊपर से नीचे निकाल रहे हो, तो यहां की वोल्टेज, इस जंक्शन की वोल्टेज से शुरू करो, VA + 10i1, यहां की जंक्शन की वोल्टेज यही है भाई, VA + 10i1, VA + 10i1, नीचे आ जाओ, -30 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20, एंड दैट विल बी इक्वल टू i1। यहां से अगर आप देखोगे तो बन जाएगा VA -30 = 10i1, और i1 की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी VA -30/10। ये हमारे पास i1 आएगा, वो यहां पे पुट कर देना, और उससे आप क्या कर लोगे? उससे आप VA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार VA आ गया ना, VA आ गया तो उससे i1 भी निकल आएगा, इस मतलब इस सोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और VA आते ही इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट दोनों का निकाल लोगे आप। ये दोनों करंट आते ही फिर ये करंट आ जाएगा KCL की हेल्प से, तो इस सोर्स की वैल्यू भी आ गई, और इसमें जो एंटरिंग करंट है, पॉजिटिव में जो एंटरिंग करंट है वो भी आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि पावर जो है ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब वो जो पार्ट है वो तो बहुत आसान है, बस आपको ये समझना है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन लिखना एक बार समझिए भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम सुपर नोड की केस में इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, यहां पे कई बार सर्किट में 2-2 सुपर नोड आ जाते हैं, तो आप सुपर नोड को मिनिमाइज भी कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। कई बार 2-2 सुपर नोड आ जाते हैं, सोचिए ऐसा कोई सर्किट दे दिया है, ठीक है, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 2 एम्पियर, 20 वोल्ट, 5 एम्पियर, 10 ओम, 20 ओम, 20 वोल्ट,
2 एम्पियर। सोचिए ये सर्किट दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया ये करंट आई नोट, फाइंड आई नोट। आई नोट की वैल्यू बतानी है भाई, तो कैसे निकालेंगे आई नोट? जरा देखिए, सबसे पहले तो आई नोट इस ब्रांच से इधर आ रहा है तो उतना ही करंट यहां से इधर जाएगा, क्योंकि ये एक क्लोज्ड सर्किट की तरह ले सकते हो आप, इसमें एक लूप बन रहा है ना, तो मिनिमम जिस सर्किट में एक लूप बन जाए उसको हम क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। तो ये क्लोज सर्किट है भाई, इसमें जितना करंट इधर से एंटर करेगा उतना इधर से लीव करेगा, इसका मतलब ये करंट और ये करंट बराबर ही होगा। तो आपको एक्चुअल में ये करंट बताना है, इसको आप यहां से हटा दो, ये तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। आपको ये वाला करंट बताना है, ठीक है। एग्जाम में ये नीचे वाला करंट वो पूछ सकता है आपसे, लेकिन वही करंट ऊपर भी होगा भाई, तो असल में अपने को ऊपर वाला करंट बताना है, ठीक है। अभी निकालें कैसे? रेफरेंस मानो, देखो कितने जंक्शन है, ये हमारे पास ग्राउंड ले लेता हूं, इसको मैं VA मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VA + 20, और ये सुपर नोड हो गया भाई इसके साथ, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहां पे, इसको मैं VB ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा VB + 10, माइनस प्लस जुड़ जाएगा भाई, ठीक है, और ये भी सुपर नोड बन जाएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि हमारे पास 2 अननोन हो गए, तो 2 अननोन तो मैंने बोला था आपको कि अवॉइड करना है, 2 अननोन को कभी नहीं लेके चलना है भाई आगे, ठीक है। 2 अननोन जो है वो सही चीज नहीं है, वो लंबा ले जाएगा अपने को, तो अपने को मिनिमाइज करना है। देखो ध्यान से, ये करंट अपने को फाइंड करना है, तो इसका मतलब है ये इधर वाली साइड को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको तो छेड़ना नहीं है अपने को। इधर को भी मिनिमाइज कर सकते हो आप, इनको भी इकट्ठा कर सकते हो, या इसको इकट्ठा कर लो आप, बेहतर है इनको इकट्ठा कर लो ना, इधर बहुत लंबा चौड़ा फालतू का दे रखा है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे इकट्ठा करेंगे जरा देखिएगा, समझते जाइए। देखो ये करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस, इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, और 20 वोल्ट का सोर्स लगा देते हैं भाई, 20 वोल्ट, ठीक है, और ये 10 ओम, और यहां से मैं इसको हटा देता हूं करंट सोर्स को, ठीक है। बोलिए सही बात है। अब आ जाओ, ये 20 और ये 10, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक ये सीरीज नेटवर्क है ना, तो इनको आगे पीछे लगाना। सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आपको लगे कि पहले 10 वोल्ट है, फिर 10 ओम है, फिर 20 वोल्ट है, तो इनको आगे पीछे कैसे करें? सीरीज में आगे पीछे कहीं पे भी दिखा दो। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे नेटवर्क में 20 वोल्ट तो ऊपर से प्लस है, मतलब नीचे से ऊपर प्लस है, माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है ना, और ये 10 जो है वो इस तरफ है, ऑपोजिट है। तो अगर मैं दोनों का नेट इफेक्ट देखूं, तो नेट इफेक्ट ये 10 उल्टा है और ये 20 सीधा है, तो इनका नेट इफेक्ट जो है वो मैं 10 वोल्ट ही कर देता हूं, माइनस से प्लस ऊपर की तरफ लिख देता हूं, और इसको 10 वोल्ट कर देता हूं, 20 में से 10 माइनस कर दिया, उन दोनों को कंबाइन करके एक जगह दिखा दिया। क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज में जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो वोल्टेज सोर्सेज को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये पोलैरिटी ज्यादा बड़ी थी तो रिजल्टेंट भी इसी पोलैरिटी का आएगा, ठीक बात है। अब सुनिए, अब मैं इस जंक्शन को मिनिमाइज कर देता हूं, कैसे करेंगे बताओ? इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? ये जो 10 ओम है ये आपका पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे आप दिखा दोगे 2 एम्पियर, यहां पे आप दिखा दोगे 2 एम्पियर, सही है भाई, एक बार देख लो। सिमिलरली ये जो 10 ओम है ये पैरेलल में आ जाएगा, ये 10 था, इधर भी 10 आ गया, और ये हमारा 1 एम्पियर का हमने करंट सोर्स कन्वर्ट कर दिया। बोलिए भाई सही है क्या? अब ये 10 और 10 क्या है बताओ जरा? ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बताओ? 5, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5। दूसरी बात, ये करंट सोर्स और ये करंट सोर्स, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स था भाई, ये करंट सोर्स और ये करंट सोर्स क्या है? ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट सोर्स जुड़ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो इनको मैं क्या लिख देता हूं? 2 और 1 3 लिख देता हूं, दोनों को मिला के यहां पे 3 एम्पियर कर देता हूं, सही है जी। अभी भी ये जंक्शन मिनिमाइज नहीं हुआ, अभी भी स्टिल जंक्शन बना हुआ है, ये 3 ब्रांचेज है ना, 1 2 3। तो अब फिर से क्या करेंगे? इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 5 ओम जो है उसको सीरीज में लगाएंगे, और 5 गुना 3 15 वोल्ट जो है वो भी एक सीरीज में आ गया, ठीक है, यहां पे 15 वोल्ट ये आ गया, और यहां से 3 एम्पियर को मैंने हटा दिया। एक बार जरा देख लीजिए, अभी कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। अब बताओ, अब तो केवल एक ही अननोन रह गया भाई, और वो रह गया VA। अब तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो VA की, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करोगे बताओ? VA निकाल लो पहले, VA निकालने के बाद ये वाला करंट निकाल लो, और फिर यहाँ पे KCL लगा दो। ये करंट हमें पता है 2 एम्पियर, ये करंट VA से आ जाएगा, और ये जो I नोट करंट है, तो देख लो तीनों ही लिविंग करंट है, तो तीनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट करंट एट एनी जंक्शन हैज टू बी 0। या आप कह सकते हो कि लिविंग करंट हैज टू बी इक्वल टू एंटरिंग करंट, ठीक है, तो एंटरिंग करंट तो कोई है ही नहीं, एंटरिंग करंट तो 0 है, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू लिविंग करंट। लिविंग करंट एक तो 2 है यहां से, एक I नोट है और एक ये वाला करंट होगा। ये वाला करंट कितना होगा बताओ जरा? VA
यहां से शुरू करो, VA प्लस 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 20 और बराबर के इधर 0, बराबर के इधर तो खैर 0 हमने लिख ही रखा है क्योंकि एंटरिंग करंट तो कोई भी नहीं है, लीविंग करंट है सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे बताओ, आप VA की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, नोडल से ओपुट करके I नोट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, कई बार ऐसे दो सुपर नोड आ जाते हैं, ऐसे केस को हम कैसे टैकल करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे सुपर नोड को टैकल करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जो सुपर नोड होते हैं ना उसके एक साइड को 0 मान लो, रेफरेंस यहां ना मान के यहां पे मान लो, उससे भी आप एक सुपर नोड को बाईपास कर सकते हैं, बट वो भी एक लंबा तरीका है, वो ज्यादा आसान तरीका नहीं है, ये ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कई बार सर्किट में ऐसा होता है कि सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो ऐसे केस में सर्किट की हर ब्रांच में करंट 0 होगा और हर पॉइंट की जो वोल्टेज है वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी, जो आप रेफरेंस अज्यूम करोगे। जैसे मान लीजिए आपने रेफरेंस 0 वोल्ट ले लिया, तो आप समझ लो हर पॉइंट की जो वोल्टेज है फिर वो 0 वोल्ट हो जाएगी और हर ब्रांच में करंट 0 रहेगा। अगर किसी सर्किट के अंदर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्स हैं, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सर्किट में सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज है तो हर ब्रांच में करंट 0 आएगा और हर पॉइंट की जो वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज के बराबर होगी। जो भी रेफरेंस वोल्ट आप अज्यूम करोगे वही वोल्टेज हर पॉइंट की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम मेश एनालिसिस की बात करेंगे। मेश को नहीं समझेंगे क्योंकि मेश में नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, हम नोडल की हेल्प से मेश करंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है ये काफी है, इससे आप नोडल की इक्वेशन को फटाफट लिख सकते हो हर तरह की सिचुएशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।